So, hello, namaskar, good morning, स्वागत, welcome. So, we are ready for another session. भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इसके अंदर जिस टॉपिक पर आज हम बातचीत करेंगे वो अनदर काइंड ऑफ एविडेंस है। एक एविडेंस होता है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को छोड़ के, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को छोड़ के लगभग हमने सारे सेगमेंट को क्या कर दिया, डीलेचो कर दिया। ई एविडेंस की एडमिशिबिलिटी के बारे में मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाकी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, उसका इस्तेमाल किस चीज़ को डील करने के लिए किया जाता है, किसे प्रूफ करने के लिए किया जाता है, और उससे जुड़ी हुई प्रिजम्पशन क्या क्या होती है। और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का क्या होता है, एक डोमिनेट होता है। डोमिनेशन का मतलब वो कहीं कहीं जो है डोमिनेट करता है ऑरल एविडेंस के कंपैरिजन में। यानी कि अगर जहाँ पे वो अवेलेबल है तो कोर्ट सबसे पहले किसको देखेगा, उसी को देखेगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकता। करेक्ट। इसीलिए इंसान से ज़्यादा कोर्ट जो है वो किस पे भरोसा करता है, डॉक्यूमेंट पे है जो करता है। लेकिन साथ ही साथ में कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ डॉक्यूमेंट होने की संभावना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी चोर को किसी का पॉकेट चुराना है, किसी की मतलब जेब में से, तो वो क्या करेगा, है ना? तो उस केस में क्या वो पहले एग्रीमेंट करेगा कि देखो भाई 2 दिन के अंदर जो है आपको पॉकेट डिलीवरी मिल जाएगी। हम्म, इसके पॉकेट से चुराया हुआ सामान आपके पास अवेलेबल करा देंगे। ऐसा तो होगा नहीं, वहां तो कोई डॉक्यूमेंट होने की संभावना ही नहीं है। अच्छा, मान लो इस पर्पज के लिए एग्रीमेंट कर भी दिया, तो क्या वो कोर्ट में एडमिशिबल हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो तो वॉइड है, और जो चीज वॉइड है उसको आप कोर्ट में कैसे एडमिशिबल कराओगे? इसलिए खासकर क्रिमिनल मैटर के अंदर एग्रीमेंट होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल एक बार इंटरव्यू के अंदर पूछा था कि मान लेते हैं कि जो अपराधी है वो बहुत प्रोफेशनल पर्सन है और वो अपने वादे के बड़े पक्के हैं, इसलिए वो कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो बकायदा एग्रीमेंट के तहत उसका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें फंडिंग अरेंज करनी है, मैं गाड़ी अरेंज करूँगा, तुम रस्सी अरेंज करना, तुम कट्टा अरेंज करना, समथिंग लाइक दैट। ऐसे 4-5 मिल के आपस में अपने कामकाज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। और जब एंड में अपना हिस्सा बांटने की बात आए तो कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो, इसलिए पहले से ही एग्रीमेंट पे पूरा लिखा पट्टी कर देते हैं कि 10% तेरा, 15% तेरा, 20% इसका, वगैरह वगैरह। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा हुआ हो, मतलब वेरी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे यार, तो क्या उस केस के अंदर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में काम आ सकता है? तो आंसर है नो। तो वहां पे फिर किसकी जरूरत पड़ती है? ओरल एविडेंस की पड़ती है। और ओरल एविडेंस से भी ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? वकील की पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो, केस तो लगा दिया, लेकिन केस लगाने के बाद में सच उगलवाने का काम एडवोकेट करता है। और ध्यान रखना, क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही असेंशियल चीज है, बहुत असेंशियल चीज है। मतलब मान के चलें कि इसके बिना तो फिर विटनेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। कई बार पता है हम लोग कुछ कोर्ट मूवीज के सीन देखते हैं, उसमें ऐसा आता है कि रेप विक्टिम से एक्यूज साइड का जो एडवोकेट है वो बहुत ही गंदे सवाल करता है। हम्म? हमें थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ये वकील बाहर मिल जाए तो अभी ठोक दें इसको। लेकिन जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। मुझे बताओ, क्या और कोई तरीका है इस बात को आइडेंटिफाई करने का कि फैक्ट केस नहीं है? हम्म? यूँ तो पता चला कि किसी लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल ने जब ब्रेकअप हुआ तो लड़की ने बदला लेने के लिए क्या कर दिया, उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया कि जबरदस्ती की गई। अब ऐसे टाइम के अंदर उस चीज को अगर साबित करना है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। और वाकई में हुआ होगा तो सवालों के जवाब भी आएंगे, है ना? तो कई बार जो है ना, वहां पे वो सिचुएशन उस तरीके से होती है, और कोई भी मैटर क्यों ना हो, जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। अब एक बंदे ने आके अपनी स्टोरी बता दी, क्यों नहीं आए? कि कल तबीयत खराब थी। अच्छा ठीक है, अगला सवाल क्या हुआ था? फिर वो जवाब देगा कि बुखार आया था। अच्छा, कितने डिग्री था? अगला सवाल, मैंने मेजरमेंट नहीं किया, इसका मतलब कम ही होगा। नहीं नहीं, ज़्यादा था। अच्छा, डॉक्टर के पास गए होंगे? हाँ गया था। कौन से डॉक्टर के पास गए थे? वहाँ गए थे।
वो कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब? जब आप गए थे वहाँ पे भीड़ थी या तुम अकेले क्लाइंट थे, क्लिनिक के अंदर अकेले पेशेंट थे? तो कि नहीं भीड़ थी, भीड़ में आदमी जेंट्स लेडीज सब थे वहाँ पे। तुम्हारा नंबर कितने टाइम बाद आया? तुम कितने बजे गए थे? अब इतने सवालों के बाद में क्या होगा, वो बंदा कहीं न कहीं पे किसी न किसी स्टोरी पे आके अटक जाएगा, और जहाँ पे वो अटकेगा वहीं पे उस पॉइंट की बाल की खाल खींची जाएगी। मतलब इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि सच बोलने वाला गवाह भी क्रॉस के सवालों के जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि इतना ऑब्जर्वेशन कौन करता है? सवाल क्या है कि इतना ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन करता है, मुद्दा यहाँ पे आके अटकता है। ठीक। तो ऐसे केस के अंदर जो है ना, एक डायलॉग मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा डायलॉग है, ध्यान से सुनना, पढ़ाई के काम आएगा। अच्छा ये सुन लो, आप लोग वकील बनने वाले हो या बन चुके हो, अगर तुम्हें डायलॉग डिलीवरी नहीं आती ना, मैं बता रहा हूँ, भूखे पेट सोना पड़ जाएगा। ये जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। एक्सेप्ट करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो बाद में करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग या फिर एक तरीके से जो फोबिया है, उस चीज़ को साइड में रख दो। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात कहें, चाहे वो गलत हो सही हो, डजेंट मैटर, वो बाद में डिसाइड करते रहेंगे, है ना। तो एक मूवी थी मामला लीगल है करके, वेब सीरीज सॉरी। उसमें ना एक सीन ऐसा आता है जिसमें वो जो वकील है, वो क्या है कि सामने वाले चुनाव के दौरान जो सामने वाला वकील होता है उसके कारण थोड़ा पजल्ड हो जाता है। पजल्ड होके वो क्या करता है, खुद को एक तरीके से बंद है जो कर देता है अपनी चैम्बर के अंदर, अचानक अंदर से दरवाजा बंद है जो कर देता है, ऐसा कोई सीन था शायद। तो वहां पे फिर बाहर एक वो मुंशी जी बैठे रहते हैं, मुंशी जी मतलब जो उस वकील के साथ में काफी टाइम से थे। तो वो बाहर से मतलब इस सारे डिसअपॉइंटमेंट के सिनेरियो को देख रहे थे, है ना। तो ऐसे केस के अंदर वहां पे वो एक डायलॉग डिलीवरी करते हैं कि अगर कहीं पर दरवाजा बंद है तो एक आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी या तो वापस लौट जाएगा, ठीक है, और या फिर हो सकता है दूसरा दरवाजा की तलाश है जो करेगा। लेकिन वहां पे अगर कोई वकील आता है तो वो क्या करेगा? वो सवाल करेगा। सवाल मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्या है? सवाल। यही तो बात है। वो सवाल करेगा, दरवाजा बंद है, कब से बंद है, क्यों बंद है, कब तक खुलेगा, है ना। और वो तब तक सवाल करेगा जब तक वो दरवाजा खुल नहीं जाता। तो बहुत ही एक अच्छी तरीके से लिंक करने वाली वो चीज है कि विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी पर्सन। आप लोगों को मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना? जितने भी ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं मुझे बताओ, एकदम नॉर्मल एस्पेक्ट है ना? मतलब मैं सोच रहा हूँ अब मैं ना, मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया अब चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ाना, लंबा पढ़ाओगे। उन्होंने बोला कि अगर धीरे धीरे पढ़ाओगे तो लंबी रेस तक पढ़ाओगे, ज़्यादा चिल्लाओगे तो गला जाता रहेगा और फिर भूल जाओ, है ना। वेरी गुड, ठीक है। क्या डॉक्टर ने तो नहीं कहा, किसी स्टूडेंट ने कहा, मारा तो ताना ही था बट मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि सर जब आप धीरे बोलते हो ना तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैंने कहा ठीक है, एक बार तो लगा तारीफ हो रही है, एक बेइज्जती हो रही है, बट मैंने कहा इट्स ओके, लेट टेक इट एज अ तारीफ, क्योंकि बेइज्जती लेके भी क्या होना है, कुछ होना है नहीं। तो मैंने पॉजिटिवली उसको तारीफ के रूप में लिया। मैंने कहा ठीक है, ओके। एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा था कि सर बीच बीच में ना चिल्लाना विल्लाना नहीं। क्या है ये हेलो नमस्कार एनर्जेटिक वाल, क्या होता है एनर्जेटिक वाल? तो मैंने कहा ठीक है यार, 5-6 साल बाद कोई बंदा आया है जो सामने खड़े रह के बेइज्जती कर रहा है, मैंने कहा ठीक है, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। क्या जोक्स अपार्ट, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। तो ओवरऑल कहने की जो बात है वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको भी रियलिटी के बारे में कुछ पता हो। अगर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको। एक वेंडर है, वेंडर का मतलब सेलर, बेचने वाला। अब एक वेंडर है और वो क्या कर रहा है, सपोज़ करो कि पानी की बॉटल सेल कर रहा है, ठीक है? अब हमको नहीं पता कि भाई पानी की बॉटल्स भी 2 तरीके की होती है। एक होता है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड आई एम श्योर अभी भी आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। एक होता है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, एक होता है मिनरल वाटर। अब इन दोनों में अंतर है। हुँ? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी वहाँ पे 2 अलग-अलग क्राइटेरिया है जो आते हैं। कि आपने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की है क्या इसके अंदर? मतलब आपने क्या किया, जो पानी था उसको फ़िल्टर किया आरओ के माध्यम से और उसको उसके अंदर फ़िल कर दिया, बस इतना ही, या कुछ और भी चीज़ ऐड ऑन की? आप देखना जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अब जैसे बिसलेरी है,
अब यहां पे पता है क्या लिखा हुआ है, इसमें इंग्रेडिएंट के अंदर लिखा हुआ है ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर का मतलब जिसको आपने फिल्टर कर रखा है, और साथ में ऐड किया है कि मिनरल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम 1.0 mg। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक तरीके से जो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है वो उसको शायद इन्होंने एड ऑन है जो यहाँ पे कर रखा है, और साथ साथ मैग्नीशियम लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी कुछ आइटम जो है इसके अंदर इन्होंने बता रखे हैं, यानी कि ये सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ साथ इन्होंने दो तीन चीज़ें और ऐड कर रखी है। ठीक है, तो अब अगर हमको ये नहीं पता कि भाई पानी दो तरीके का हो सकता है, पैकेज और मिनरल, तो कहीं कहीं अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है जिसमें कोई कंपनी क्लेम करती है कि भाई इसने ऐसा ऐसा इस तरीके से पानी है जो बेच रहा है वगैरह, तो हम उस बंदे को तो क्रॉस कैसे करेंगे? इट मीन्स नॉलेज, है ना? तो अगर फैक्चुअल चीज़ों का नॉलेज है तो आपके लिए वर्थी होगा, अदरवाइज वो चीज़ पेंडिंग रह जाएगी। एक और एग्जांपल, अब जैसे मैं इस पब्लिकेशन लाइन के अंदर हूँ तो मुझे पता है कि भाई 68 जीएसएम पेपर की क्या वैल्यू रहती है, क्या वर्थ होता है, हार्ड बाउंड कवर का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट कवर का मतलब क्या होता है, A4 A3 साइजेस की क्या चीज़ें होती है। अब आप एकदम नए खिलाड़ी हो, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो कहीं कि आप सवाल उस लेवल के नहीं कर पाओगे। किससे? उस विटनेस से। तो ये ज़रूरी होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की कला को हम सीखें, और इसके लिए हम क्या करें, कहीं न कहीं जो है हर उस एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करने का प्रयास करें जो इससे जुड़ा हो। और ध्यान रखना, विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन को आधा तो आपको किताबें सिखा देगी, लेकिन बाकी का आधा आपको कौन सिखाएगा? प्रैक्टिकल दुनिया। और प्रैक्टिकल दुनिया में जो जजमेंट है वो भी इसका पार्ट है जो होता है। चलो जी, बहुत सारे प्रवचन दे दिए मैंने आज आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर आपके बीच में मुद्दे की सी ला रहा हूँ, क्योंकि ना क्रॉस एग्जामिनेशन हर एस्पेक्ट पे जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है, अगर कोई विटनेस ने किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में बयान दे दिया, और बयान देने के बाद में फिर उसकी कोई डेथ वगैरह है जो हो गई, यानी कि सेकंड टाइम वो बयान देने के लिए अवेलेबल नहीं था, तो क्या उसका पुराना स्टेटमेंट जो उसने पहली बार दिया था जब वो जिंदा था, क्या हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में? सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में क्या उसको यूटिलाइज किया जा सकता है क्या? अब एक छोटा सा सवाल पूछा है मैंने आप लोगों को, सवाल समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, ये पॉसिबल है कि विटनेस एक बार बयान देने के बाद मर जाए? दुनिया में मृत्यु तो अटल सत्य है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो ऐसे केस के अंदर, क्योंकि अच्छा केस भी तो लंबे चलते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, क्या गारंटी? अब बेचारा को 95 ईयर्स का ओल्ड का बंदा जो है वो बयान दे चुका है, तो वो क्या सिर्फ इसलिए जिंदा रहेगा कि एक बार केस डिस्पोज हो जाए फिर मैं जाऊं घर पे, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता, नॉट, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशन है। तो क्या होता है, तो अब सवाल ये है कि क्या उसके बयानों को सब्सिक्वेंटली हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अब देखो, इतने सारे कैंडिडेट्स ने इसका जवाब जो है एक तरीके से हाँ दे रखा है, ठीक है। बट अफसोस इस बात का रहेगा कि जो मैंने रामायण सुनाई उसको उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने क्या बताया था? क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब जरा आप सिंपली इस चीज को ऑब्जर्व करना, और देखो कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये आपके सामने सेक्शन 27 है, ठीक। यही लिखा हुआ है, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। मतलब कोई भी इस तरीके का एविडेंस जिसके आप क्या करना चाहते हो, पश्चातवर्ती प्रक्रिया। क्या बात है, हिंदी मीडियम वाले सुन रहे हो? हिंदी बोल रहा हूं मैं। पश्चातवर्ती प्रक्रिया, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। तो अगर कोई भी एविडेंस है आप उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रूथ ऑफ द फैक्ट देयर इन स्टेटेड, जो भी ट्रूथ उसने बता रखा है। अब जरा लैंग्वेज को अच्छे से देखना। यहां पे मेंशन किया गया है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है? एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस। किसी भी विटनेस के द्वारा किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर जो एविडेंस दिए गए हैं, या फिर बिफोर एनी पर्सन जो ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। तो विटनेस के द्वारा कोई एविडेंस दिया गया इज रिलेवेंट, तो वो क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, या इन लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, या तो सेम प्रोसीडिंग की बाद वाली स्टेज, या फिर कोई सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, उस पर्पस के लिए क्या होंगे? ये रिलेवेंट है जो हो सकते हैं, ठीक है। द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट स्टेट, तो विटनेस जो भी वो सच बता रहा है ना, तो वो रिलेवेंट है जो हो सकता है। लेकिन कब? जब विटनेस क्या हो जाए? डेड हो जाए, मर जाए, या विटनेस वापस मिले ही नहीं, या फिर विटनेस इनकेपेबल हो जाए, या फिर विटनेस को एडवर्स पार्टी जानबूझ के क्या रख रही है? दूर रख रही है, कोर्ट में आने नहीं दे रही।
और या फिर उसकी जो प्रेजेंस है ना वो अनरीजनेबल डिले या अनरीजनेबल एक्सपेंस के कारण सिक्योर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे उसका कोर्ट में आना पॉसिबल है नहीं, जहां पे उसका कोर्ट में आना पॉसिबल है नहीं। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात कहूं तो एक विटनेस के द्वारा एक स्टेज पर दिए गए बयान को सब्सिक्वेंट स्टेज या फिर किसी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो रिलेवेंट होता है। अब इसका प्रोविजो पढ़ो। यहां तक तो आपका सवाल जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, जो आप लोगों ने यस बोला बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब इसका प्रोविजो पढ़ेंगे आप तो आपके सामने कुछ नई चीज आएगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन सेम पार्टीज, क्या शर्त है कि जो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो क्या होनी चाहिए, सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए या पार्टीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होनी चाहिए। फर्दर देखो, एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, सेम पार्टीज के बीच है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो और आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पे दैट दिखाई दे रहा है, दैट दैट, है ना। दैट कह के इन्होंने क्या, एक फिर कॉलन लगाया, फिर इन्होंने वापस दैट लगाया, मतलब इसी प्रोविजो की दूसरी बात है ये। बेरेट की लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। दैट लगा के यहाँ पे क्या आ गई, दूसरी बात आ गई। पहली बात तो क्या थी, सेम पार्टी या सेम रिप्रेजेंटेटिव के बीच में केस है जो होना चाहिए। दूसरा, एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग, तो जो एडवर्स पार्टी है उसने फर्स्ट प्रोसीडिंग के अंदर हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी, किस बात का राइट, किस बात की अपॉर्चुनिटी, टू क्रॉस एग्जामाइन एंड तो उसको क्या है, अधिकार होना चाहिए कि उसने क्रॉस एग्जामिन किया हो, एंड द क्वेश्चन इन इश्यू वर सब्सटेंशियली द सेम। अब ये तीसरा पॉइंट यहां पे आ रहा है, मतलब इस प्रोविजो में तीन बातें लिखी हुई है। पहली बात क्या लिखी हुई है कि सेम पार्टीज होनी चाहिए, नंबर वन, सेम पार्टीज, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना होना चाहिए, किसको, जो अपोजिट पार्टी है वो। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जो इश्यू है वो क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए प्रीवियस प्रोसीडिंग में और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसे विटनेस के बयान, जो विटनेस अब जिंदा नहीं है, मिल नहीं रहा है, इनकेपेबल हो गया है, जिसको दूसरी वाली पार्टी कोर्ट आने से रोक रही है, या फिर जिसकी कोर्ट में प्रेजेंस अगर सिक्योर करनी है ना तो अनरीजनेबल डिले हो सकता है, अनरीजनेबल एक्सपेंस आ सकते हैं। तो टोटल 5 सिचुएशन है। कितनी सिचुएशन है, 5। कैसे हुई 5, नंबरिंग करवा देता हूं। नंबर 1 डेड, नंबर 2 कैन नॉट बी फाउंड, नंबर 3 इनकेपेबल, नंबर 4 केप्ट आउट ऑफ द वे, मतलब जो एडवर्स पार्टी आने नहीं दे रही है, और नंबर 5 प्रेजेंस जो है अगर सिक्योर करनी है तो अनरीजनेबल डिले वहां पे हो जाएगा या अनरीजनेबल खर्चा वहां पे आ सकता है। ठीक, तो अब मुझे बताओ कि ये जो सेक्शन 27 है ये कब एप्लीकेबल होगा। तो इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो ये है कि विटनेस ने पहले किसी प्रोसीडिंग में बयान दिए हुए हो। अब विटनेस ने बयान ही नहीं दे रखा है तो क्या ये सेक्शन भी लागू होगा क्या, पहली बात। दूसरा, एनी ऑफ 5 सिचुएशन के कारण विटनेस कोर्ट में नहीं आ पा रहा हो सब्सिक्वेंटली, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, मामला सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार मिला हो, किसको, एडवर्स पार्टी को। उस विटनेस ने बयान दिए, ऐसा नहीं कि बयान दे के चला गया ना, उसने स्टेटमेंट दिए हो और फिर सामने वाली पार्टी ने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप एनकैश तो करोगे ना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया, मतलब आप अपने राइट को आप वेव कर चुके हो। और पांचवा क्या है, सेम क्वेश्चन है जो होना चाहिए, जो इश्यू है वो क्या होना चाहिए, सेम है जो होना चाहिए। तो अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो ही हम क्या करेंगे, किसी विटनेस के बयान को सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज है जो कर सकते हैं। अब पता है आपने क्या गलती की, गलती ये की कि आपने आंसर यस तो दिया लेकिन साथ साथ में ये नहीं बोला कि क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है। नहीं तो पता है क्या होगा, अब मैं आपको एक सवाल इंटरव्यू का पूछ रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन वर्ड नहीं बोलना आपकी कितनी बड़ी गलती थी।
देखो, इंटरव्यू के अंदर एक कैंडिडेट से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा उससे? उससे पूछा गया कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ। मेरे साथ साथ इमेजिन करेंगे आप लोग, ठीक है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ। जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ वो पुलिस स्टेशन गया, उसने एफआईआर लॉन्च की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक शख्स था जिसका नाम था मिस्टर ए। पुलिस को डाउट हुआ कि यार इस बंदे को जानकारी है इस अपराध के संबंध में, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, या उसको अपने पास बुलाया कि भाई आइए जानकारी दीजिए, और फिर उसको बकायदा मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया। अगर आपको बीएनएसएस के बारे में कुछ पता है या याद है, तो बीएनएसएस के अंदर एक होता है सेक्शन 180 और एक होता है 183। 180 पुलिस के सामने बयान देना, 183 मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना, स्टेटमेंट देना। तो उसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया 180 बीएनएसएस, और उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया 183 बीएनएसएस, ठीक है? फिर जब वो जो विटनेस था, 3 महीने बाद में उसकी डेथ हो गई। साल भर बाद में उस केस में कॉग्निजेंस लिया गया, और जो भी विटनेस थे उनको एग्जामाइन कराने का टाइम है जो आया, ठीक, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बारी आई। अब तब तक वो विटनेस जिसको पुलिस ने, मिस्टर ए, वो मर चुका था। तो अब बताइए, चूंकि इस जेन्युइन सिचुएशन में मिस्टर ए मर चुका है, तो उसके वो जो बयान जो उसने 183 में मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हम उसको सब्सिक्वेंटली यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना? आराम से सोच के बताना लॉजिकली। हम उसके स्टेटमेंट को, भाई वो बंदा बेचारा तो मर गया, तो अब उसकी जो बात कही हुई थी उसको अपन रिलेवेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यस और नो? एक बहुत पुराना गाना था जिसके कुछ लिरिक्स इस तरीके से थे कि याद है मुझको तूने कहा था अब की बार गलती नहीं करेंगे कभी। बदमाशों की लिस्ट अगर बनाई जाए ना, मैं सच्ची ईमानदारी से कह रहा हूं मेरे स्टूडेंट टॉप पे आएंगे उसके अंदर। इंटरव्यूअर ने जैसे ही सवाल को घुमाया आप घूम गए। मुझे बताओ, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कभी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है क्या? क्रॉस एग्जामिनेशन कब होता है? ट्रायल की स्टेज पे होता है। अब जिन लोगों ने बीएनएसएस पढ़ रखी है फिर भी गलती कर रहे हैं, मतलब कि हिमालय भेज देना चाहिए। कहाँ भेज देना चाहिए? हिमालय। अरे इन्वेस्टिगेशन में जब क्रॉस ही नहीं हुआ तो कैसे रिलेवेंट हो गया? तुम इमोशनल हो गए थे क्या? अरे बेचारा विटनेस मर गया, मर गया तो मर गया भाई, क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन? ना आपके हाथ, हाँ आपने मारा है तो अलग बात हो सकती है, बाकी काहे की इतनी सिंपैथी दिखा रहे हो? खैर चलिए, माना जाएगा, माना माना कुछ नहीं जाएगा। क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन माना जाएगा? नो। तो ध्यान रखना यहाँ पे, आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि कितना भी इंटरव्यूअर आपको घुमाए, अपने कॉन्सेप्ट से पीछे मत हटो। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ही तो है कि इन्वेस्टिगेशन पे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही नहीं है, तो फिर तो ये सेक्शन 27 लागू ही नहीं हुआ। जब ये लागू ही नहीं हुआ तो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को आप सब्सिक्वेंटली कैसे कैसे रिलेवेंट कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? ओके, टेक केयर ऑफ इट, राइट? एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है? अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि जो ट्रायल होती है, जो इंक्वायरी होती है ना, उसको हम जो है इस सेक्शन के तहत प्रोसीडिंग मानेंगे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन वर्ड ही नहीं लिखा। क्रिमिनल प्रोसीजर के 3 इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म होता है: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वर्ड है? नहीं लिखा हुआ है ना? तो इन्वेस्टिगेशन वर्ड है ही नहीं, तो ये इससे आपके अप्लाई होगा ही नहीं। खैर चलो, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, मूविंग अहेड। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, ऐसे ही मैंने समझा दी सेक्शन 27 के तहत, ताकि आप लोगों को है ना क्रॉस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस अच्छे तरीके से दिमाग में रहे। अब मैं आ जाता हूं मैं मेन मुद्दे पे, विटनेस। अब जो हमारा मेन एस्पेक्ट है वो किससे कनेक्ट होता है? विटनेस के बारे में कनेक्ट होता है। अब आप देखो यहां पर आपके सामने जितने भी सेक्शन अभी मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं ना,
वो सारे के सारे सेक्शन सिर्फ और सिर्फ विटनेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आप 54 को नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा आ जाओ अगले पार्ट पे। आप यहाँ पे इस सेक्शन को देखेंगे 124। जब भी आपको विटनेस के बारे में जानना हो तो सबसे पहले 124 को पढ़ो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ये बेसिकली हमको बताता है कि कौन विटनेस बन सकता है, कौन विटनेस बन सकता है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। टेस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? टेस्टिफाई करने का मतलब होता है कि एक तरीके से अपने बयान देना, ठीक है, अपने अभिसाक्ष्य। टेस्टिफाई वर्ड से बना है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी को हिंदी में बोलते हैं अभिसाक्ष्य, अभिसाक्ष्य। आज तुमको ऐसा तो नहीं लगा मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है? मुझे लग रहा है। लीव इट नाउ। तो यहां पर क्या आ रहा है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस, जब तक कि कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सवाल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर। दूसरा क्या लिखा हुआ है? गिविंग रेशनल आंसर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बीच में क्या लिखा है? और लिखा है, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो पहली क्या चीज है? सवाल को समझना। और दूसरी क्या चीज है? किसी भी सवाल का रेशनल, रेशनल कह दो, राशनल कह दो, एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि आप समझ के इसका क्या करते हो, जवाब है जो दे रहे हो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है? सवालों को समझना और उसका एक रेशनल, एक रीजनेबल आंसर है जो देना। तो दोनों में से किसी भी एक चीज के कारण अगर आप प्रिवेंट हो रहे हो तो उस सिचुएशन को छोड़ के बाकी सारे केसेस में कोर्ट ये मानेगा कि आप कॉम्पिटेंट पर्सन हो। किस बात के लिए कॉम्पिटेंट हो? कोर्ट में आके बयान देने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे साथ साथ में ये भी लिखा है कि भाई आप सवालों को क्यों नहीं समझ पा रहे हो या एक रेशनल जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि उम्र कम है, टेंडर ईयर्स, ओल्ड एज है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, डिजीज कोई बीमारी है, चाहे वो बॉडी की हो या चाहे वो माइंड की हो, या एनी अदर कॉज ऑफ सेम काइंड, या फिर कोई इसी तरीके का कोई दूसरा रीजन है जो हो। तो यहाँ पे इन्होंने आपके सामने जो मैटर लिखा है वो मैटर एक्चुअल में देखा जाए तो दो कैटेगरी, एज और डिजीज, एज और डिजीज, इन दोनों के बारे में डील है जो करता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा हुआ है कि कोई पर्सन बयान देने के लिए, विटनेस बनने के लिए कॉम्पिटेंट है क्या, आपका आंसर होगा यस। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ये वाली चीज है जो हो जाए। अब मुझे एक बात का जवाब दो और थोड़ा सोच के देना। मुझे बताओ, ये जो दो पॉइंट लिखे हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और गिविंग रेशनल आंसर, ये पॉजिटिव तरीके से लिखे हुए हैं या नेगेटिव तरीके से लिखे हुए हैं? ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव तरीके से लिखे हुए हैं या नेगेटिव तरीके से लिखे हुए हैं? पॉजिटिव नेगेटिव पता है ना? ठीक है, बताओ। ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको वर्ड अनलेस दिखाई देता है ना, अनलेस या प्रिवेंटेड, ये ना, ये नकारात्मक शब्द है, ठीक। अरे भाई, इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है कि अगर कोर्ट को लगे कि कोई विटनेस सवाल नहीं समझ रहा है या उसका रेशनल जवाब नहीं दे रहा है तो उस सिचुएशन को छोड़ के बाकी के मामलों में ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू विटनेस। नियम तो सिंपल सा है कि हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, लेकिन जो भाषा लिखी गई है वो नकारात्मक तरीके से लिखी हुई है। अगर इस नकारात्मक भाषा को मैं आपसे सकारात्मक तरीके से पूछूं तो क्या आंसर दोगे? वो इज कॉम्पिटेंट, दोज वो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आएगा कि और आएगा? अगर इसको आप पॉजिटिव करोगे तो एंड आएगा कि और आएगा? मतलब एक कॉम्पिटेंट विटनेस बनने के लिए 1, सवालों को समझना जरूरी है, नंबर 2, रेशनल आंसर देना जरूरी है, ऑप्शन 3, 1
और 2 या ऑप्शन 4 1 एंड 2? कौन सा आंसर सही रहेगा? मैं आपके सामने पोल कर रहा हूं और इसमें आपकी भी पोल खुल जाएगी कि आप सही आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। चलो भाई बताइए, विच वन इज द करेक्ट वन? 1 2 3 4। देखो, निशाना मेरा गलत नहीं लगता है, मेरे को पक्का यकीन था कि ये डाउट होगा ही होगा। और जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, इसमें लगभग लगभग कंपटीशन जो है वो ऐसा चल रहा है कि 42%, 40% ओके। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि 40% जनता कह रही है कि थर्ड वाला पॉइंट सही है और 40% कह रही फोर्थ वाला पॉइंट सही है। देखो मुझे एक बात बताओ, एक पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा मतलब सॉरी, उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई भी लड़का चलेगा, लेकिन लेकिन वो वकील नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? वकील नहीं होना चाहिए, और दूसरा सीए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर लड़की को ऑफर रिजेक्ट करना है तो वो किसको ढूंढ के लाएगी? या तो वकील, और दूसरा सीए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर लड़की को ऑफर रिजेक्ट करना है तो वो किसको ढूंढ के लाएगी? या तो वकील को या सीए को। मेरी तरफ मत देखो। देखो बाय चांस ऑप्शन ऐसा निकल गया, आप इसको डॉक्टर ले लो, वकील और डॉक्टर पकड़ लो, कोई भी ले लो, है ना। तो यहाँ पर क्या सीन आ जाएगा, यहाँ पर आपके सामने ना, मतलब कि वो दोनों ही ऑप्शन एक तरीके से क्या रिजेक्ट है। तो एक्चुअल में अगर आपको कोई विटनेस को कॉम्पिटेंट बनाना है ना, तो उसको दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। क्या पहली शर्त क्या है? क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? रेशनल आंसर भी देना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक में भी वो फेल हो रहा है तो विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस है जो नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो है फोर्थ है कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। नंबर 1, जो सवालों का समझ सके सवालों को, और आंसर का रेशनल आंसर है जो दे सके। तो क्यू एंड ए, कौन सा टेस्ट होगा? क्यू भी चाहिए और ए भी चाहिए। करेक्ट। तो ये कॉम्पिटेंट विटनेस के पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, याद रह जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड हो, अनसाउंड अपने बारे में मत सोचना, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, इज नॉट इनकॉम्पिटेंट। देखो नॉट इनकॉम्पिटेंट यहां पे मैं क्या वर्ड लिख सकता हूं? यस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस he is prevented by his unsoundness of mind from understanding the question put to him and giving rational answer. तो जो अनसाउंड व्यक्ति है उसको भी क्या कॉम्पिटेंट विटनेस माना जा सकता है क्या? यस। ठीक है, लेकिन एक ही शर्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनसाउंडनेस के कारण वो सवाल को नहीं समझ पा रहा या उसका रैशनल आंसर है जो नहीं दे पा रहा। ठीक है, देखो अनसाउंड व्यक्ति कभी भी पूरा पागल नहीं होता, वो दिखता एकदम पढ़े लिखो जैसा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कभी कभी बीच बीच में दौरे पड़ जाते हैं और उसको लगता है कि मतलब क्या है ये दुनिया, है ना। तो यहाँ पे अनसाउंड पर्सन को भी हमने कॉम्पिटेंट माना है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, क्या वो भी विटनेस हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना, यहाँ पे सीधा सा पॉइंट है, अगर वो सवाल समझ पा रहा है और रेशनल आंसर दे पा रहा है तो वो भी क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस की कैटेगरी के अंदर आ सकता है। ठीक है जी, चलो। तो ये याद रखना, अगर हमें कभी भी इस बात का आंसर देना हो कि वो इज कॉम्पिटेंट विटनेस, तो आपका आंसर क्या होगा? सेक्शन 124। अच्छा, एक बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जैसे मान लो कि विटनेस जो है वो बोल नहीं सकता, अनेबल टू स्पीक। तो जज साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे बयान जो है हम दूसरे तरीके से रिकॉर्ड कराते हैं, इनको पेन और पेपर दे दो, लिखना पढ़ना आता है तो, या और कोई भी अन्य तरीका।
तो अब आपके सामने जो सेक्शन 125 है वो क्या कहता है, अ विटनेस वो इज अनेबल टू स्पीक गिव इज एविडेंस इन एनी अदर मैनर, किसी भी अन्य तरीके से वो क्या कर सकता है, मैनर तरीके से बता सकता है, इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल, जिसके माध्यम से वो उसको क्या कर सके, समझने योग्य बना सके। इंटेलिजिबल का मतलब यहां पर होगा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति अपनी नॉलेज से उसको समझ सके। एज बाय राइटिंग, राइटिंग के जरिए, और बाय साइंस, यहाँ पे साइन का मतलब ये है ना कि वो ऑटोग्राफ देगा, बराबर। हाँ, यहाँ पे कोई ऑटोग्राफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर है ना वो साइन इस्तेमाल करेगा। जैसे तुम लोग ऐसे करो कि बाबा बाबा बाबा, तो इसका मतलब क्या होता है, ना मेरे को बोलना आता है ना मेरे को सुनना आता है। मैंने ठीक किया ना, देखा है ना, संगति का असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोगों के साथ में रहने के चक्कर में ये सारी चीजें सीखनी पड़ रही है। तो अब क्या होता है, इसको बोलता है साइन लैंग्वेज, राइट। बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइंस मेड इन ओपन कोड। तो क्या होना चाहिए, ये जो राइटिंग है वो एक तरीके से रिटर्न में होनी चाहिए, obvious सी बात है। अब इसका ना लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, कानून बनाने वाले कभी कभी किस तरीके से क्या क्या करते हैं वो समझ से परे होता है। सच राइटिंग मस्ट बी रिटन, अब मुझे बताओ जब वो चीज अगर राइटिंग में है तो रिटर्न में ही होगी ना, है। खैर चलो, मतलब जैसा भी है। तो इसका अपन लोग क्या करते हैं, कानून की थोड़ी इज्जत कर लेते हैं। यहाँ पे राइटिंग मतलब हो सकता है वो कुछ स्केचिंग स्केचिंग करके ऐसे ऐसे कर समझा रहा वगैरह जो भी हो, बट कुछ भी अगर होगा तो सारा रिटर्न के अंदर, अदरवाइज को राइटिंग तो कह भी नहीं सकते। खैर, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइन मेड, हंसो मत, जब तक चीजें पूरी नहीं पढ़ोगे ना तब तक सेंस क्रिएट नहीं होगा। एक्चुअल में ये सेंटेंस सिर्फ इतना नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यस, पूरा पढ़ो इसको। एक्चुअल में इन्होंने क्या लिखा है कि ये जो राइटिंग है ये लिखी जानी चाहिए, या जो साइन है वो किए जाने चाहिए कहां पे, ओपन कोर्ट में। तो एक्चुअल में ये वर्ड इनके साथ कनेक्ट होता है, राइटिंग मस्ट बी इन ओपन कोर्ट, सॉरी राइटिंग मस्ट बी रिटन इन ओपन कोर्ट, मतलब ये जो कुछ भी लिखा जाना चाहिए वो ओपन कोर्ट में लिखा जाना चाहिए। अब इस दुनिया के ऐसे दो प्राणी जिनकी कहानियां खत्म ही नहीं होती है। नाउ सी, क्या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ या हस्बैंड वाइफ के खिलाफ बयान दे सकती है? एक मैंने कोई रील देखा जिसमें क्या है कि हस्बैंड वाइफ को बाहर निकाल देता है, बोला कि जा तेरे घर पे। तो आजकल की मॉडर्न वाइफ वापस अपने घर पे नहीं जाती है, ठीक है। वो क्या करती है, सीधा पुलिस का नंबर डायल करते हैं, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मेरा हस्बैंड चुपचाप आ रहा है बगली में, तो मजाक कर रहा था, बैठ बैठ। तो मतलब एक तरीके से है ना, कानून का सदुपयोग है जो होने लग गया, दुरुपयोग भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है इस केस के अंदर, अभी क्या गया, जैसे मतलब कोई तीज भी जाती रहती है ना, तो खर्चे वर्चे होते रहते हैं, तो कई तरह की चीजें होती है। नाउ सी, अब यहाँ पर आपके बीच में क्या है, दो प्रोसीडिंग है, हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं, ये डिपेंड करता है प्रोसीडिंग कौन सी है, राइट। तो अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो क्राइटेरिया अलग है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो क्राइटेरिया अलग है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है क्या, तो वापस काउंटर सवाल करो, किस प्रोसीडिंग में जानना चाहते हो, सिविल प्रोसीडिंग में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, है ना। तो ये बात यहां पर आपके बीच में आती है। तो सिविल प्रोसीडिंग में क्या लिखा हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, अगर ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ए की जो वाइफ है मिसिज ए, और बी की भी जो वाइफ है मिसिज ए, और अगर ये खुद ही वाइफ है तो फिर मिस्टर ए या फिर मिस्टर बी जो इनके हस्बैंड है, इनको क्या किया जा सकता है, विटनेस के तौर पे बुलाया जा सकता है, शैल बी द कॉम्पिटेंट विटनेस। और यही रीजन है कि अगर आप कोई भी सेल डीड वगैरह बनाते हो ना, तो आप उसमें विटनेस के तौर पे अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के भी क्या कर सकते हो, साइन करा सकते हो। ऐसा कहीं पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि कानून कहता है कि कॉम्पिटेंट विटनेस है। तभी तो मान लो कल डिस्प्यूट होगा तो अपनी वाइफ के बयान भी आके बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे हस्बैंड ने इनसे एक प्लॉट खरीदा था, इतने पैसे दिए थे, रजिस्ट्री हुई थी, मैंने खुद विटनेस के रूप में साइन किया था। तो वो बयान कोर्ट रिकॉर्ड करे, कोर्ट ऐसा नहीं कहेगा अरे नो 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 सी इज एन इंटरेस्टेड विटनेस, नहीं। कानून में लिखा हुआ है ना कि सिविल प्रोसीडिंग में
पार्टीज के जो हस्बैंड और वाइफ है वो क्या हो सकते हैं, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर थोड़ा सा एंगल चेंज होता है। क्यों होता है पता है? पहले लॉजिक समझ लो। पति पत्नी एक दूसरे को बचा सकते हैं और इसमें कोई अपराध नहीं है। हार्बर एक वर्ड आता है, इसको आप लिंक करना, हार्बर। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता अगर आपने पढ़ रखी है, नहीं है तो जरूर पढ़ना। उसमें कई जगह पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर हस्बैंड वाइफ को हार्बर करे या वाइफ हस्बैंड को हार्बर करे तो देयर इज नो ऑफेंस। वहां पे वर्ड यूज होगा स्पाउस, ठीक है। तो इस केस में क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में, अगेंस्ट एनी पर्सन, तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रखी है, हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रेस्पेक्टिवली शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे, लेकिन कब? जब प्रोसीडिंग एक दूसरे के खिलाफ हो। एग्जाम्पल लिखो यहां पे, क्रूअल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। डॉवरी डेथ तो अपन नहीं कह पाएंगे क्योंकि डॉवरी डेथ में तो वो दुनिया छोड़ के जा चुकी होती है और उसको ऊपर से बुला के तो विटनेस बना नहीं सकते, ठीक है। और क्या अपराध हो सकता है हस्बैंड वाइफ की तरह? हाँ, बिगेमी ले लो। तो पहले वाले की कोर्ट में कह सकती है हाँ ये वही चुड़ैल है जिसको मैंने इसके साथ देखा था, तो वो उसको स्टेटमेंट इस तरह से दे सकती है। तो ये क्रूअल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, बिगेमी, ये सब वो अपराध है जो हस्बैंड वाइफ के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में जो कमिट किए जा सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कॉम्पिटेंट विटनेस सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब अगेंस्ट प्रोसीडिंग। अब मुझे बताओ कि एक थर्ड पर्सन ने हस्बैंड के खिलाफ कोई केस करा, तो क्या उसकी वाइफ आ सकती है कोर्ट के अंदर अपने हस्बैंड के फेवर में विटनेस देने के लिए? आएगी तो इंटरेस्टेड विटनेस कहलाएगी, ठीक है। मतलब इन द सेंस कोर्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उतना उसका रिलेवेंस ही नहीं समझा जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ये जो सेक्शन 125 और 126 है, ये 124 के स्पेशल एग्जाम्पल है। क्या है ये? स्पेशल एग्जाम्पल। तो ये है जनरल रूल 124, ये है 125 भी स्पेशल है, और 126 भी हस्बैंड वाइफ के केस में क्या है, स्पेशल प्रोविजन है। फटाफट सवालों का जवाब दो। सिविल प्रोसीडिंग में हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है? यस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है क्या? सवाल पूछो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कौन सी? एक दूसरे के अगेंस्ट में, या थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में, या थर्ड पर्सन के द्वारा स्पाउस के अगेंस्ट में? तो एक दूसरे के अगेंस्ट में तो कॉम्पिटेंट विटनेस है, अदरवाइज कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होंगे। ओके, तो ओवरऑल बात कितनी हो रही है? सी, तो यहां पे अगर कोई पूछे क्या हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस है, तो आप इस सवाल जाना चाहिए कौन सी प्रोसीडिंग, सिविल की बात कर रहे हो या क्रिमिनल की बात कर रहे हो। सिविल की बात कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम क्रिमिनल की बात कर रहे हो तो दो बातें हो जाएगी। दो बातें कौन सी हो जाएगी कि मामला कौन सा है, एक दूसरे के अगेंस्ट में है या उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एक दूसरे के अगेंस्ट में है तो ठीक, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो दो बातें हो जाएगी। कौन सी दो बातें? थर्ड पार्टी के द्वारा केस किया गया है या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस किया गया है, दोनों ही केसेस में कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ये इतनी सी बात थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है तो वेरी गुड, नहीं आ गई है तो इस क्लास को वापस देखो। तो ये 3 सेगमेंट हमारे रहे थे आज की क्लास के लिए। कौन कौन से सेक्शंस हो गए? एक तो हमने 27 पढ़ा, और 124, 125, 126 पढ़ा। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में। टेक केयर, बाय बाय।